दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो कल हमने लास्ट पढ़ा था कि लंबाई का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो प्रकाश वर्ष होता है। इसके बाद इसमें है द्रव्यमान का जो मापन हम किलोग्राम में करते हैं। तो 1 किलोग्राम क्या है? 1 किलोग्राम जो है द्रव्यमान का वह मात्रक है। 1 किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनम इरिडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना गया है, जो कि व्यवहार में 1 किलोग्राम 4 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 लीटर अर्थात 1000 सेंटीमीटर क्यूब जल का द्रव्यमान होता है। तो जो 1 किलोग्राम की जो स्टैंडर्ड परिभाषा है, जो मानक है, वो 1 किलोग्राम का ये है कि प्लेटिनम इरेडियम के एक टुकड़े का जो है द्रव्यमान 1 किलोग्राम माना गया है। अब किलोग्राम का छोटा पार्ट आप जानते हैं कि किलोग्राम का मिलीग्राम, ग्राम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो बड़ा मात्रक होता है द्रव्यमान का, जैसे मीट्रिक टन, क्विंटल, ये सब जो है बड़ा मात्रक द्रव्यमान का होता है। उसके बाद अगर आप देखें सेकंड, तो समय का भी स्टैंडर्ड मात्रक होता है कि 1 सेकंड वह समंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में जो सीजियम है, परमाणु इतने कंपन करता है, 9122631770 कंपन करता है। इसे जो है 1 सेकंड की हम परिभाषा कहते हैं। तो समय के मापन के लिए 1 सेकंड की परिभाषा। तो समय का जो बड़ा मात्रक होता है, घंटा हो गया, दिन हो गया, उसके बाद वर्ष हो गया, ये सब जो है समय के बड़े मात्रक हो गए। समय के छोटे मात्रक हो गए आपके मिनट, सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, पिको सेकंड, ये सब जो है समय के छोटे मात्रक हो गए। जैसे आप देखेंगे माइक्रो सेकंड 10⁻⁻6 सेकंड के बराबर होता है। पिको सेकंड 10⁻12 सेकंड के बराबर होता है। इसके बाद अगर हम देखें एम्पियर देखें, तो 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो समांतर तारों के बीच प्रवाहित होने में 2 × 10⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न करे। तो ये भी हमने आगे पढ़ना है। केवल यहाँ पे यह है कि स्टैंडर्ड परिभाषा क्या है 1 एम्पियर की। एम्पियर किसे कहते हैं? तो एम्पियर की जो स्टैंडर्ड परिभाषा बनाई गई है वो कैसे बनाई गई है? उसी प्रकार केल्विन है ताप का मात्रक। 1 केल्विन ताप के त्रिक बिंदु की ऊष्मागतिकी ताप का 1/273.16वां भाग होता है, 273.16 वहां भाग होता है। तो ये केल्विन जो है ताप का मात्रक। इसी प्रकार ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। इसकी परिभाषा अलग है। 1 कैंडेला कृष्णिका मानक स्रोत के पृष्ठ के 1/6,00,000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पृष्ठ के लंब दिशा में ज्योति तीव्रता है, जबकि कृष्णिका का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर हो। तो ये सारे स्टैंडर्ड से परिभाषाएं हैं। इसमें अगर आप देखें मोल की परिभाषा, तो मोल कार्बन 12 की 0.012 किग्रा में परमाणु की संख्या के बराबर होता है। तो ये जो है कि स्टैंडर्ड परिभाषा है। रेडियन है कोण का मात्रक, स्टीरेडियन है घन कोण का मात्रक। तो ये सारे जो हैं, जो मात्रक हम पढ़ रहे हैं, ये मात्रक हैं स्टैंडर्ड। ये पूरे विश्व में इन्हीं के आधार पर अन्य मापक यंत्र बनाए गए हैं, चाहे वो द्रव्यमान का मापक यंत्र हो, जो आपके जो वेट बनाए जाते हैं वो इसी के आधार पर बनाए गए हैं। जो दूरियां बनाई गई हैं, जो आपके स्केल बनाए गए हैं, जो आप यूज करते हैं, तो 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर का स्केल, वो इसी मीटर के आधार पर बनाए गए हैं। तो ये स्टैंडर्ड परिभाषाएं होती हैं। अब हम आते हैं इसमें एक पॉइंट, समय का मापन। समय का मापन जो है सौर घड़ी के द्वारा भी किया जाता है। समय का मापन यह सूर्य के प्रथम पृथ्वी के नियमित परिक्रमा पर आधारित है। तो सौर घड़ी के द्वारा क्या था? क्रिस्टल क्वार्ट्ज घड़ी के द्वारा। क्वार्ट्ज क्रिस्टल दाब विद्युत प्रवाह की घटना प्रदर्शित करता है, अर्थात जब एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल के विपरीत पृष्ठों के बीच परिवर्ती दाब आरोपित किया जाता है तो दूसरे लंबवत पृष्ठों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस आधार पर करता है। तो परमाणु घड़ियां होती हैं जो परमाणु घड़ी में होने वाले आवर्तक कंपनों पर आधारित होती हैं। मूल कणों का क्षय, अस्थायी मूल कणों का अर्धायु काल ज्ञात करने में भी जो है इसके द्वारा भी हम समय माप सकते हैं। रेडियोएक्टिव की डेटिंग, जो रेडियोएक्टिव पदार्थ होते हैं प्रकृति में स्वतः विघटित हो जाते हैं, उनके आधार पर हम समय का मापन करते हैं। तो ये समय का मापन है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास जो है लंबाई का मापन और द्रव्यमान का मापन। द्रव्यमान का मापन आप जानते हैं, अत्यंत छोटी दूरियों का मापन, ये सब जो है मापन हमारे पास हैं। तो इनको हम जब विद्यालय खुलने के बाद जब प्रयोगात्मक होंगे उस दौरान हम इसको डिटेल में समझेंगे
कैसे हम इसका मापन करते हैं। अब हम आते हैं यथार्थ तथा मापक यंत्रों की परिशुद्धता। देखिए, किसी भी माप को लेने के लिए हमारे पास मापक यंत्र होते हैं। जैसा आप देखते हैं कि लंबाई को मापने के लिए आपके पास मीटर स्केल होता है, आप उससे मापते हैं। तो आप देखते हैं कि कभी कभार आपकी जो लेंथ है वो एक्चुअल नहीं आती है, उसमें कुछ त्रुटि रह जाती है। तो सामान्य दृष्टि में यथार्थता एवं परिशुद्धता लगभग एक ही अर्थ का बोध कराते हैं, परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से इन दोनों तकनीकी शब्दों का उपयोग दो भिन्न भिन्न परिस्थितियों की व्याख्या के लिए किया जाता है। किसी माप की यथार्थता वह मान है जो हमें यह बताती है कि किसी राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान से कितना निकट है, जबकि परिशुद्धता यह बताती है कि वह राशि किस विभेदन अथवा सीमा तक मापी गई है। यथार्थता यह बताती है कि राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान से कितना निकट है। सपोज दैट आपने इस पेन की माप ली, ये 10 सेंटीमीटर आया, इस पेन की एक्चुअल माप है 10 सेंटीमीटर। अब अगर आपने मापा तो ये आया 9 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का आपके जो इसमें कमी रहेगी। तो इसे हम कहेंगे यथार्थता कि ये इसके निकट है। और परिशुद्धता कहेंगे कि वह राशि किस विभेदन अथवा सीमा तक मापी गई है। अब किसी स्टूडेंट ने केवल 9 सेंटीमीटर मापा, किसी स्टूडेंट ने मापा 9.992 सेंटीमीटर, तो ज्यादा परिशुद्ध कौन सा हुआ? सुनील जोशी, सुनील जोशी। जी सर। एक स्टूडेंट ने इस पेन की जो माप थी वो 10 सेंटीमीटर थी, एक स्टूडेंट ने मापा 9 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की उसने इसमें त्रुटि कर दी, और दूसरे स्टूडेंट ने मापा 9.992 सेंटीमीटर। तो ज्यादा परिशुद्ध किसने मापा? सर 9.92 वाले स्टूडेंट। हाँ, जिसने 9.92, इसे हम कहते हैं परिशुद्धता, कि वो उसके एक्चुअल मान से कितना नजदीक है। और यथार्थता होगी कि वो मापित मान के वास्तविक मान में कितना निकट है, वो उसकी यथार्थता होगी। परिशुद्धता मतलब उसने पॉइंट में भी मापा है तो वो परिशुद्धता है। यथार्थता है कि उसने उसके नजदीक मापा है, 10 सेंटीमीटर था, उसने 9 सेंटीमीटर मापा है, तो उसकी यथार्थता कहलाएगी। यह कहा जा सकता है कि यथार्थता किसी भी मापन में सार्थक अंकों की संख्या का बोध कराती है। यथार्थता किसी भी मापन में सार्थक अंकों का बोध कराती है। अब ये सार्थक अंक कल मैंने आपको दिए हैं, केमिस्ट्री में मैंने ये आपको डाला हुआ है, आप उसको समझें। अगर समझ में नहीं आए तो कल मैं क्लास में उसको पढ़ाऊंगा, सार्थक अंकों का, कि सार्थक अंक क्या होते हैं। आज आप उसको समझ करके उसको नोट कर, उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने दिए हैं, उनको जो है उसमें सॉल्व करेंगे। जब समझ में नहीं आएगा तो कल मैं क्लास में उसको समझाऊंगा। उसके बाद है इसमें माप में त्रुटि। किसी माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। देखिए, जैसा कि प्रत्येक राशि जिसकी कोई भौतिक घटना के संबंध हो, जिसका मापन किया जा सके, भौतिक राशि कहलाती है। फलतः प्रत्येक भौतिक राशि के मापन के लिए मापक यंत्रों की आवश्यकता होती है। यह देखा गया कि प्रत्येक मापन यंत्र द्वारा प्रेक्षित मानों अथवा एक ही मापक यंत्र द्वारा प्रेक्षित मान भिन्न भिन्न आते हैं। हमने ये देखा है कि सपोज दैट हमारे पास जी की वैल्यू, गुरुत्वीय त्वरण जी की वैल्यू हमारा हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन जब हम इसको एक्चुअल में प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक के दौरान मापते हैं तो जी की वैल्यू इतनी नहीं आती, या तो आ जाती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इससे कम आ जाती है, या आ जाती है 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं आती है। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें हमारी माप में त्रुटि रह गई है। तो माप, किसी माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं, ये त्रुटि रह जाती है। अब ये त्रुटियां कितने प्रकार की होती? सामान्यतः त्रुटियां दो प्रकार की होती हैं। एक होती है क्रमबद्ध त्रुटि, और दूसरा त्रुटि, सिस्टमैटिक एरर्स और रैंडम एरर्स। हम देखें ऐसी त्रुटियां जो किसी प्रयोग में नियमित रूप से पाई जाती हैं, ऐसी त्रुटियां जो किसी प्रयोग में नियमित रूप से पाई जाती हैं, ये त्रुटियां किसी निश्चित नियम अथवा नियामक से नियंत्रित होती हैं। जैसे कि वर्नियर कैलिपर्स के शून्यांक की शून्यांक त्रुटि, क्योंकि ये त्रुटियां एक निश्चित नियम अथवा नियामक से नियंत्रित होती हैं, अतः उस नियम को जिसके अनुसार ये किसी प्रयोग में सक्रिय हैं का पता लग जाने के पश्चात इनका पूर्ण निराकरण संभव है। तो देखिए, ये त्रुटियां होती हैं क्रमबद्ध त्रुटियां,
यानी कि किसी नियम को लगाने से, जब आप कोई नियम लगाते हैं तो नियम के आधार पर ये त्रुटियां रह जाती हैं, ये नियम के आधार पर त्रुटियां रह जाती हैं। इन त्रुटियों को हम आसानी से जो है ज्ञात कर सकते हैं और आसानी से दूर कर सकते हैं। उसके बाद होती है यंत्रगत त्रुटि। यंत्रगत त्रुटियां हो सकती हैं कि ये त्रुटियां मापक यंत्र की अपर्याप्त अभिकल्पना, त्रुटिपूर्ण अंशांकन अथवा शून्यांकन त्रुटि के आधार पर हो सकती हैं। बोलने का मतलब यंत्रगत त्रुटि कैसे होती है? सपोज आपने एक लकड़ी का स्केल लिया, एक प्लास्टिक का स्केल लिया। अब माना लकड़ी आपकी जो है कि गीली हो गई, तो उस गीली लकड़ी क्या होगी? सिकुड़ जाएगी। सिकुड़ जाएगी तो क्या होगा? उसकी माप बदल जाएगी। प्लास्टिक का लिया, उसको आपने धूप में रखा, फैल जाएगा। फैलेगा तो उससे उसकी जो मापक जो आंशिक जो अंक हैं वो त्रुटि करने शुरू हो जाएंगे। तो ये से यंत्रगत त्रुटियां कहते हैं। दूसरा होता है प्रायोगिक तकनीकी या कार्य विधि में अपूर्णता। प्रायोगिक तकनीकी में हो गया कि आपने जो त्रुटि जो आप माप कर रहे हैं वो माप आपने सही से नहीं की। हो सकता है आपने उस माप को तिरछे देखा हो, कोण को ढंग से नहीं देखा हो। जब आप कोण खींचते हैं तो आपने कोण को ढंग से नहीं देखा हो, उसे प्रायोगिक तकनीकी या अपूर्णता कहते हैं। व्यक्तिगत त्रुटियां होती हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति विशेष आंख कम देखता हो, या फिर जो है वो देखने में अक्षमों से बहुत छोटी लाइनें नहीं दिख पाती हों। ये व्यक्तिगत त्रुटियां हो सकती हैं। तो ये होती हैं यंत्रगत त्रुटियां, प्रायोगिक तकनीकी या कार्य निपुणता और आपका व्यक्तिगत त्रुटियां। अब उसके बाद होती है इसमें यादृच्छिक त्रुटियां। यादृच्छिक त्रुटियां होती हैं कि ऐसी त्रुटियां जिनके स्रोत का ज्ञान नहीं होता है। आकस्मिक त्रुटियां होती हैं। सपोज दैट कि आप जो है टेम्परेचर माप रहे हैं, आपको एक गिलास पानी दिया गया और आपको कहा गया कि इस गिलास पानी का आप थर्मामीटर से टेम्परेचर मापिए। जब आप उसका टेम्परेचर माप रहे हैं तो अचानक जो है माना ठंडा हो गया, कुछ टेम्परेचर घट गया, उसके कारण उसमें त्रुटि आ जाएगी। तो उसे यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। जो अचानक आकस्मिक त्रुटियां होती हैं उसे हम जो है यादृच्छिक त्रुटियां कहते हैं। बोलने का मतलब यह है, सीधे सीधे अब इनका इसके कंक्लूजन पे हम जाते हैं। सपोज दैट मेरे पास ये पेन है, इस पेन का मेरे को माप लेनी है, इस पेन की माप मेरे को लेनी है। और सपोज दैट इस पेन की जो एक्चुअल माप है, माना ये पेन की एक्चुअल माप है 11 सेंटीमीटर, माना एक्चुअल माप इसकी जो है 11 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब अगर ये स्केल सही नहीं है तो यंत्रगत त्रुटि हो गई। अगर मैंने इसको ऐसे तिरछा लगा दिया तो ये प्रायोगिक त्रुटि हो गई। अगर मैं इस लाइन को देखने में असक्षम हूं, यहाँ पे कितना सेंटीमीटर है, तो ये व्यक्तिगत त्रुटि हो गई। इन सभी त्रुटियां में यादृच्छिक त्रुटि क्या हुई कि सपोज दैट अचानक से जो है इस माप को देखते वक्त जो है सपोज दैट लाइट चली गई और मैंने ऐसे ही जो है अपने आधार पे लिख दिया कि 11.2। इसे हम जो है यादृच्छिक त्रुटियां कहेंगे, आकस्मिक त्रुटियों को। तो इन त्रुटियों से हम जो है किस तरह से हम और अन्य त्रुटियां ज्ञात करते हैं, इसको हम जो है कल डिटेल स्टडीज के बारे में करेंगे। तो यहां पे तक जिसने नोट नहीं किया है वो इसको नोट कर लेंगे। सुनाई दिया? सुनील जोशी, सर गरिमा जोशी, सुनाई दी मेरी आवाज? बबीता शाह, सुनाई दी आवाज? बबीता शाह, सुनाई दी आवाज? यस सर। ठीक है, ठीक है। रोशन गड़िया, सर प्रियंका रावत, यस सर। पंकज रावत, आवाज सुनाई दी? जी सर। पंकज सिंह, आवाज सुनाई दी? पंकज सिंह, अब देखिए कल क्या होना है आपका। कल ठीक 8:30 बजे मैं टीचमेंट ऐप पे आपका एक टेस्ट लूंगा। वो टेस्ट होगा पहले चैप्टर का, भौतिक जगत का। समझ में आ रहा है सुनील जोशी? जी सर।
आपने क्या करना है, टीचमेंट ऐप को खोलना है, जो क्लास का लिंक मैंने दिया होगा उस लिंक पे जाना है। उसके बाद ऊपर से उसमें रिकॉर्डिंग और बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, रिकॉर्डिंग, अटेंडेंस, असाइनमेंट, टेस्ट। आपने टेस्ट पे क्लिक करना है। टेस्ट पे क्लिक करने के बाद जो ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे उन ऑप्शनल क्वेश्चन को पढ़ना है और नीचे से आंसर आएंगे ABCD ऐसे करके। आपको जैसे माना आपका पहले का आंसर आपको A लग रहा है तो A पे आपने क्लिक किया, फिर नेक्स्ट करना है, वहीं पे से नेक्स्ट करेंगे। फिर दूसरे का आंसर B लग रहा है तो B पे क्लिक किया, तीसरे का आंसर आपको C लग रहा है तो C पे क्लिक किया। ऐसे करके टोटल आपके 10 नंबर होंगे, 10 अंक का होगा। आपको सबमिट करेंगे तो आपके नंबर भी उसी वक्त आपको पता चल जाएंगे उसमें। तो ये कल आपने टेस्ट होगा आपका ठीक 8:30 बजे से। सभी लोग इस चीज को ध्यान रखें। और लोग जो इसमें ज्वाइन नहीं कर रखा है और उनको भी बता दें, ईसा को बता दें और कल्पना को बता दें